Hello and welcome everyone to the playlist of electricity. इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? द बेसिक टर्म इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ पे I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज और T है टाइम इंटरवल है ना भाई T। तो अब I इज इक्वल्स टू Q बाई टी में करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो कुछ यूनिट भी होगा भाई। क्या है यूनिट तीनों का? देखो नीचे ही लिखा है। करंट का यूनिट है एम्पियर, चार्ज का यूनिट है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा भाई? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। जब चार्ज हो 1 कूलम, कितने टाइम के अंदर फ्लो करे? 1 सेकेंड के अंदर। तब कितना करंट कहा जाएगा? 1 एम्पियर का करंट। मतलब करंट क्या है? जब चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के अंदर से, उसी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके। अब करंट फॉर्मूला से तो I इज इक्वल टू Q बाई टी से आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन अगर कोई डिवाइस मिल जाए करंट फाइंड करने का, इसी डिवाइस को क्या कहेंगे हम? एमीटर। ओके। तो एमीटर क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट। और कैसे लगता है? ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगता है, दैट्स ऑल। अब अगर आपको लग रहा हो कि एमीटर तो बहुत छोटा यूनिट है, तो नहीं भाई, एमीटर बड़ा यूनिट। ओके। जब छोटे छोटे चार्जेस के लिए जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। कितना कम? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। सी, तो मिली मतलब 10⁻⁻³ और माइक्रो दिख रहा है ना, ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। याद रखना है। मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6। दैट्स ऑल। इतना याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू W बाई Q। W मतलब वर्क डन, Q तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज और V है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। तो कैसे डिफाइन करोगे? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। दैट्स ऑल। अब देखो यूनिट दो तीनों के, इसका यूनिट क्या है? वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस इसका है वोल्ट। ओके। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे? जब वर्क डन हो 1 जूल का 1 कूलम के चार्ज पे, टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ऐसा यूनिट तो साइंटिस्ट के नाम से है, वो वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट। लेकिन और एक यूनिट है इसका जिसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट, जो फॉर्मूला से भी बनता है ना, वो भी होता है ऐसा यूनिट। मतलब वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, कुछ भी कह दो। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम, तो वोल्ट भी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ओके। और जूल पर कूलम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हो गया ये फॉर्मूला, हो गई और डेफिनेशन हो गई। अब वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखना है भाई, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो यहाँ पे गलती ये की इन्होंने बताया सीरीज में है, लेकिन लगेगा पैरेलल में। देखो इस तरह से, जैसे ये रजिस्टर है तो यहाँ से इस तरह से लगेगा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर देना है। दैट्स हाउ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्ट। ये गलत है, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में नहीं कनेक्ट होता। ओके। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और यू कैन से अक्रॉस द पर्टिकुलर रजिस्टर लोड। बस इतना ही याद रख। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये और कुछ नहीं, यही है आपका ओम्स लॉ। पहले पढ़ा आपने करंट, फिर पढ़ा आपने पोटेंशियल डिफरेंस, अब पढ़ोगे
इसी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन, जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज करोगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब आप बढ़ाओगे, समझो आप बड़ी बैटरी यूज करो तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, और अगर वोल्टेज कम करो तो करंट कम फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बीच में जो साइन दिख रही है ना आपको, दैट इज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी चेंज करो तो दूसरी भी चेंज होगी, एक को बढ़ाओ तो दूसरी बढ़ेगी, एक को घटाओ तो दूसरी घटेगी, एक को डबल करो तो दूसरी भी डबल हो रही है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये कर रहे थे ना, तब टेम्परेचर क्या रखा था भाई? कांस्टेंट। यही बन जाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। याद रहेगा इतना? अब प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला बनानी है तो क्या चाहिए बीच में? इक्वल टू की साइन। तो ये दिख रहा है इक्वल टू की साइन कैसे आई है? वही प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल जैसे ही रिमूव करते हो ना, लगता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिख रहा है यार। यही है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, आर क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसको कह दो रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू आई आर क्या हो गया? ओम्स लॉ की परफेक्ट फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? देखो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब एक वायर, एक मटेरियल, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? करंट को अपने अंदर से ना फ्लो हो जाने देने की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। करंट को ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है। ओके, तो करंट को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वही होता है रेजिस्टेंस। जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है, ऑपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो करंट कम जाएगा। ऑब्वियसली वोल्टेज कांस्टेंट है, तब की बात कर रहा हूँ। और जिस मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, वहां पे करंट क्या होगा? ज्यादा। आया समझ में? उल्टा है भाई। ओके, तो रेजिस्टेंस के कारण कोई कोई मटेरियल में करंट इजीली फ्लो हो जाता है, और कोई कोई में बड़ी दिक्कत लगती है फ्लो होने में। तो यही था आपका ओम्स लॉ। और V और I के बीच में जब ग्राफ बनाया था एक पर्टिकुलर सर्किट ड्रॉ करके ओम ने, तब क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। और इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है आपका रेजिस्टेंस। क्योंकि जब आप स्लोप निकालते हो ना स्ट्रेट लाइन का, तब y एक्सिस में जो क्वांटिटी होती है, यहाँ पे क्या है? y एक्सिस में वोल्टेज, और x एक्सिस में क्या है? करंट। तो V बाई I करो, यही होता है आपका स्लोप। तो जब इस V बाई I करो, y एक्सिस बाई x एक्सिस को डिवाइड करो, जो भी कोई दो पॉइंट लेके, तो इसका स्लोप इधर से देखो, ये फॉर्मूला में V बाई I देखो अगर आप, तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है? रेजिस्टेंस। मतलब कभी कभी आपको ग्राफ से भी अगर कैलकुलेट करने को कहे कि रेजिस्टेंस फाइंड करो, मतलब क्या निकालना है? स्लोप। मतलब क्या करना है? कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो, और इस दो पॉइंट में जो वोल्टेज है दोनों का, और जो करंट है, ठीक है, उसका रेशियो ले लो, V2 माइनस V1। इस तरह से देखो, V2 माइनस V1, कोई भी दो वोल्टेज उस दो पॉइंट के, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है, उसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दो। यही बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट लोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी, तभी तो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? दैट इज योर ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट is directly proportional to the current flowing through the circuit where temperature remains constant. ओके, ये याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस अगर डिफाइन कर रहा है हमने, तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या बनी? V बाई I। अब रेजिस्टेंस जो है ना, इसका यूनिट होता है ओम। ये ओम का सिंबल है। एक यूनिट तो ये हो गया साइंटिस्ट के नाम से, और एक यूनिट फॉर्मूला से बनेगा। वोल्टेज का V वोल्ट, और करंट का एम्पियर। तो ये देखो नीचे, 1 ओम क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, बस दैट्स ऑल। तो रेजिस्टेंस का एक यूनिट तो ये हो गया, और एक यूनिट क्या हो गया? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। अगर मैं आपको पूछूं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आप कहोगे
कि भाई रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या थी, R इज इक्वल टू V बाई आई है। तो रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं, फॉर्मूला भले R इज इक्वल टू V बाई आई है, लेकिन तब हमने इसको क्या कहा था, रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब वोल्टेज और करंट को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स। स्टैंडर्ड 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक है लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है रेजिस्टिविटी जिसको आप नेचर ऑफ मटेरियल भी कह दो, और चौथा है टेम्परेचर। ओके, तो ये चार चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कैसे डिपेंड करता है देखो, फर्स्ट क्या है, लेंथ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ घटाओगे तो घटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया लेंथ। सेकंड क्या है, एरिया। एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर वायर जो सिलिंड्रिकल वायर होता है उसको आप कट करो तो सर्कल मिलेगा ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उल्टा, एरिया को यहाँ पे आप थिकनेस भी समझ सकते हो, लेकिन लिखना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई, फिर थिकनेस लिख के मत आना। हाँ भले मीनिंग वही है, बट स्टिल। चलो आगे बढ़े। तो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या है भाई, रेजिस्टिविटी। अब देखो यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो अब लगता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ये है, ये इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी। बस ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होता है, अलग अलग। तो तीन फैक्टर हो गए, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल का नेचर मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, अलग अलग एटम का अलग अलग, कंडक्टर का अलग होगा, इंसुलेटर, अलॉय, मेटल, सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग। तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। और लास्ट वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और रेजिस्टिविटी भी चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर फॉर्मूला याद रखनी है ना आपको, तो फॉर्मूला तो एक ही बनती है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई, यहाँ पे जो सेंटर में लिखी है ना, ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला चार चीजों पे डिपेंड करता है। रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो चौथा जो टेम्परेचर। वो फॉर्मूला में नहीं आ रहा है लेकिन स्टिल उस पर डिपेंड करता है, वो 12th में आएगा उसकी फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है, क्या रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं, लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करती है। एक है नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, मटेरियल अलग होगा तो रेजिस्टिविटी अलग होगी। और दूसरा है टेम्परेचर। बस रेजिस्टिविटी इन दो चीजों पे ही डिपेंड करती है, दैट्स ऑल। ओके, तो देखना है क्वेश्चन में कि रेजिस्टिविटी का पूछा है कि रेजिस्टेंस का पूछा है। और रेजिस्टेंस में भी ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ओके, दैट्स ऑल फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगर बहुत सारे रजिस्टर्स, रजिस्टर पता है ना, छोटा सा डिवाइस, ऐसा सिंबल होता है ना, बहुत सारे रजिस्टर्स को अगर आप ऐसे लाइन में कनेक्ट कर दो, एक का रेजिस्टेंस है R1, एक का R2, एक का R, लाइन में कनेक्टेड है ना, ये क्या है, नीचे बैटरी जिसका पोटेंशियल है V, टोटल पोटेंशियल होता है बैटरी का V। तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब सीरीज है, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है भाई, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। बस इतना याद रखना है, करंट इज कांस्टेंट एंड वोल्टेज स्प्लिट्स।
याद रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट R1 से जा रहा है उतना ही करंट R2 से जाएगा, उतना ही करंट R3 से जाएगा। दैट्स ऑल। मतलब करंट क्या रहेगा, सेम। अगर करंट सेम है तो अलग अलग क्या है भाई, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है ना, V1, V2, V3। तो क्या मतलब अगर हमें तीन की जगह अगर एक ही रेजिस्टेंस लगाना हो, तो कैसे निकालेंगे, इसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे तीन है, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। ओके, लेकिन फॉर्मूला स्टैंडर्ड अभी जो डिराइव करेंगे भाई। तो सीरीज कनेक्शन, करंट कांस्टेंट, वोल्टेज डिफरेंट या फिर वोल्टेज स्प्लिट्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो बैटरी का टोटल वोल्टेज है वही इन तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का समित होगा टोटल वोल्टेज। अब इसी पे क्या कर लो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ अप्लाई करना मतलब V की जगह क्या रखना, IR। तो V की जगह तो IR रख दोगे। V1 की जगह क्या आएगा, V1 की जगह क्या आएगा, वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस I इंटू R1। V2 की जगह वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस I इंटू R2। और V3 की जगह I इंटू R3। तीनों में देखो करंट क्या है, कॉमन। तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। जैसे ही कॉमन चीज को बाहर निकालोगे क्या आएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये करंट करंट क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसल। जैसे ही करंट को आप कैंसिल करोगे आपको मिल जाएगी सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है कि R1, R2 और R3 को ऐड करोगे तब मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब तीन की जगह अगर एक रजिस्टर लगाना हो और वो तीन अगर सीरीज में हो तो इन तीनों का सम कर दो, मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। दैट्स ऑल। ओके। तो जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, देखो तीनों का सम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना भाई। जैसे एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, टोटल क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6। 6 ओम आया ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज यूज करोगे, और अगर रेजिस्टेंस घटाना है तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगर रेजिस्टेंस घटाना है तो हम जाएंगे पैरेलल की तरफ। अब क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, देखो दिख रहा है, ये R1, ये R2 और ये R3 तीनों क्या है, पैरेलल में दिख रहे हैं ना। बैटरी के अक्रॉस क्या है, या फिर एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में। कैसे पता चला पैरेलल में है भाई, ऐसे नहीं देखना है कि भाई ऐसे दिख रहा है कि नहीं। हाँ, कभी कभी तो ना भी दिखे, लेकिन जब करंट यहाँ X पॉइंट पर पहुंच रहा है ना, दैट इज द जंक्शन, तब क्या होगा, करंट ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो मतलब R1 से जो करंट जा रहा है उसको नाम दे दिया I1, जो R2 से जा रहा है वो क्या है, I2, और जो R3 से जा रहा है वो क्या है, I3। तो करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है भाई, और डिवाइड होने के बाद आगे जाके वो वापस तीनों करंट मिलके वाई में मिलके क्या बन जा रहा है, वापस आई करंट मिल जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कनेक्शन मतलब जहां पे करंट डिवाइड होता है एक पॉइंट से, ओके, R1, R2, R3 के अक्रॉस का करंट I1, I2, I3, और फिर वापस वो मिल भी जाता है। और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मेजर करते हो यूजिंग वोल्ट मीटर, वो कैसा मेजर करते हो, यूजिंग अ वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस, विच इज कनेक्टेड लाइक इन पैरेलल। ओके, मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। देखो R1 के अक्रॉस का भी V, R2 के अक्रॉस का भी V, R3 के अक्रॉस का भी वोल्टेज V। वोल्टेज तीनों सेम है लेकिन करंट क्या है, अलग अलग। देखो I1, I2, I3 डिवाइड हुआ कि नहीं करंट, इसलिए। तो जो चीज डिवाइड होती है, जो चीज अलग होती है, वही से तो अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो I करंट है यही तो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। तो कैन आई राइट टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे बोलो हाँ। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, ओम्स लॉ अप्लाई करना। अब ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब देखो ओम्स लॉ अप्लाई करना मतलब अगर V दिखे तो उसकी जगह IR रख दो, लेकिन यहाँ पे तो I है। अरे भाई तो I को सब्जेक्ट बना, I को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आएगा, V बाई R दिख रहा है, V बाई R। टोटल करंट है तो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, जिसको RP कहा है हमने। I1 की जगह क्या आएगा, V बाई R1। I2 की जगह V बाई R2। I3 की जगह V बाई R3। तो I1 की जगह ये, I2 की जगह ये और I3 की जगह
ये रख दिया। अब देखो V तो कैंसिल हो जाएगा, V तो वोल्टेज तो सेम है ना। जैसे ही V कैंसिल करोगे क्या आएगा, 1/RP। डायरेक्ट RP मत लिख देना भाई, 1/RP। और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी, इधर 3 थे तो 3 आएंगे, 4 होते तो 4 आते, 2 होते तो 2 ही आते, एक होता तो रेजिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत ही क्या है भाई, है। एक होता तो अपने आप ही हो जाता। मतलब अगर रेजिस्टेंस आपको घटाना है, ध्यान से सुनो, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस घटाना है, ठीक है, 3 की जगह एक रजिस्टर ऐसा लगाना है कि जिसका रेजिस्टेंस उन तीनों से कम आए, तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल करोगे तब आंसर जो आएगा वो जो मिनिमम होगा ना उससे भी कम आएगा। यही कंसेप्ट है पैरेलल का। जब आपको रेजिस्टेंस घटाना है तब आप पैरेलल कनेक्शन यूज करते हो, और जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तब आप सीरीज कनेक्शन यूज करते हो, बस यही कंसेप्ट है। ओके, तो आई होप अभी तक जितने टॉपिक किए सारे समझ आ रहे हैं आपको, ना आ रहे हो तो अभी बता दो, ठीक है। वीडियो के बाद तो कमेंट कर सकते हो ना भाई। चलो आगे बढ़े, क्या है आगे, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। आप कुछ सीक्वेंस मेरा थोड़ा अलग रहेगा भाई, ताकि आपको सारे टॉपिक का फ्लो समझ आ जाए। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या मैं वर्क डन की जगह V इंटू क्यू लिख सकता हूँ? आप कहोगे क्यों? अरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, VQ होगा। तो V W की जगह लिख दिया VQ। अब यहाँ पे देखो Q/T दिख रहा है, ये दिख रहा है Q/T। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो P की जगह VI, P की फॉर्मूला क्या बन गई, VI, वोडाफोन आइडिया। यहाँ से आई, डायरेक्ट याद रख लो तो भी चलेगा। तो वर्क डन बाय टाइम कह दो, एनर्जी बाय टाइम कह दो, या फिर VI कह दो। अब देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। पहले तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक पर्टिकुलर वर्क डन करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप कितना वर्क डन कर रहे हो, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, उसी को आप डिराइव करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगी VI। अब V की जगह, इसी फॉर्मूला में V की जगह अगर IR रख दोगे ना, V की जगह IR, तो I तो एज इट इज है, V की जगह IR रख दिया, V की जगह IR रख दिया, I एज इट इज, तो I इंटू आई क्या होता है, I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला मिली, ये आया समझ में। मतलब ये करंट की दूसरी फॉर्मूला होगी, कब यूज करोगे, जब आपको वोल्टेज ना दिया हो, वोल्टेज ना दिया हो तो सीधा यूज कर सकते हो आप। डन है भाई। लेकिन अगर अगर आपके पास करंट ना हो तो आप आई की जगह V/R लिख सकते हो, आई की जगह भाई। तो इस आई की जगह V/R लिख दो, ये फॉर्मूला बन जाएगी। देखो V एज इट इज और आई की जगह V/R, तो V इंटू वी क्या होता है, V²/R। हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पावर का ऐसा यूनिट है वॉट। और ये वाली फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल्स टू VI, इसका तो वॉट हो गया, और इन दोनों का यूनिट का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी पावर का ऐसा यूनिट ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का तो वोल्ट ही होता है, और करंट का एम्पियर। तो वोल्ट इंटू एम्पियर भी क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट, एक तो वॉट और एक वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, तो फॉर्मूला याद हो तो उधर से भी यूनिट बन सकता है। कभी एमसीक्यू में आ जाए तो डर नहीं जाना है भाई, देखना है क्या उससे फॉर्मूला बन रही है तो सही है, नहीं बन रहा है तो गलत। हो गया ये। अब देखो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। लेकिन हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जो बिल आता है ना आपका, उसमें आपने सुना होगा यूनिट, इतने यूनिट बिल आया महीने का, इतना यूनिट यूज किया। तो वो यूनिट है ना, जिसको आप यूनिट कहते हो, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, विच इज नथिंग बट किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर एक कॉमर्शियल यूनिट है, और जूल क्या है, ऐसा यूनिट। ठीक है। अब जैसे ही दो यूनिट होते हैं तो उसके बीच में कुछ रिलेशन ही होता है ना। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर। सब क्या है, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो जूल भी एनर्जी का यूनिट।
और किलोवाट आवर भी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली। तो कॉमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट, इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, रिलेशन क्या है। ओके, तो रिलेशन अगर आप जब निकालोगे तो जो आंसर आएगा, किलो की जगह 1000 रखो, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो 3600 से मल्टीप्लाई करके, तो जो टोटल आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6, ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन, इंटू 10⁶ जूल। मतलब इतने जूल जब इकट्ठा होंगे ना तब बनेगा 1 किलोवाट आवर। इसी को आप कहते हो 1 यूनिट। तो ये होगा आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का यूनिट है और जूल भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन बड़ा कौन है, किलोवाट आवर। ओके, क्योंकि 3.6 इंटू 10⁶ जूल जब कंबाइन होते तब बनता है 1 किलोवाट आवर। तो ये रिलेशन याद रखना है भाई, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू में कहीं पे भी आ सकता है। आगे बढ़े, चलो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपको पता हो तो ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसका मतलब क्या है कि जब करंट फ्लो होता है ना भाई जिस भी कंडक्टर के अंदर से, वो चीज गर्म हो जाने लगती है भाई, वो हीट लॉस करने लगती है। जैसे हीटर है, टोस्टर है, गीजर है, इन सबको आप ऑन करो, करंट फ्लो कराओ, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयन है ना, क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक आयन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहोगे कि सर ये हीट फॉर्म में ही क्यों कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में ही क्यों कन्वर्जन होता है, साउंड एनर्जी में क्यों नहीं होता, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्यों कन्वर्जन नहीं होता, सिर्फ हीट एनर्जी ही क्यों, लाइट एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, ठीक है, हीट ही क्यों। अब देखो, जब भी आपने अगर फ्रिक्शन पढ़ा हो तो पहले के जमाने में हम क्या करते थे, हाथों को खींचते थे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में घिसने से क्या बनता था, हीट। ठीक है ना, मतलब फ्रिक्शन का यूज करके आप हीट प्रोड्यूस करते थे। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि जब करंट फ्लो होता है ना भाई, जब करंट फ्लो होता है तभी करंट को कोई अपोज करता है, तभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। और इसको आपने पहले ही पढ़ लिया है, इसी चीज को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, बस। तो अब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो हीट में कन्वर्जन भी नहीं होगा भाई। अब यहाँ से देखो पूरा डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपने पावर समझा होगा, तभी हमने पहले पावर समझा। अब देखो पावर क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम। ओके, और पावर की एक फॉर्मूला थी I²R, I²R रख दो तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या बन गई, एनर्जी की फॉर्मूला बन गई I²RT। अब ये एनर्जी हीट एनर्जी भी तो हो सकती है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I²RT। I² मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट, R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और T मतलब टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये जो हीट एनर्जी है वो तीनों के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट बढ़ा हो तो भी हीट एनर्जी ज्यादा डिसिपेट होगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओ तो भी, और ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कराओ तो भी। टीवी को 10 घंटा चालू रखो और 2 घंटा चालू रखो, फर्क आपको दिखेगा, ज्यादा गर्म होगा ना, ज्यादा टाइम होगा। तो यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एंड टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट थिंग is next, and you can say the last thing, that is the practical application of heating effect of electric current। दो ही चीज डिटेल में है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। बल्ब का थोड़ा प्रिंसिपल आपको पता हो, अंदर होता है फिलामेंट, ये दिख रहा है ना येलो कलर का, फिलामेंट किससे बनता है भाई, टंगस्टन से। क्यों भाई टंगस्टन ही क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, और रेजिस्टेंस भी हाई। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है
तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना तो भी ये मेल्ट नहीं होगा। क्या है देखो मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया ना ये, तभी आप ये यूज करते हो। ठीक है, टंगस्टन, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस है, दैट्स ऑल। अंदर गैसेस भी यूज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन तो यूज होगा नहीं, आग लग जाएगी वरना। जैसे ही करंट फ्लो होगा फिलामेंट के अंदर से, फिलामेंट गर्म हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस है इसलिए, और मेल्टिंग पॉइंट हाई हाई है इसलिए वो मेल्ट नहीं होगा। लेकिन आप बार बार बल्ब चालू करते हो तो उसका क्वालिटी तो घट जाता है, तभी आप अंदर गैसेस यूज करते हो। और आग ना लगे तो कौन से गैसेस यूज करते हो, देखो लिखा है यहाँ पे, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की लाइफ और बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, नाइट्रोजन और आर्गन का यूज करते हो। बस इतना ही याद रखना इलेक्ट्रिक बल्ब में, और कुछ ज्यादा बनता है नहीं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब किसके ऊपर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस प्रिंसिपल पे। ठीक है, करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा अभी, और केमिकल इफेक्ट। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्यूज, पता है ना, कभी कभी फ्यूज गिर जाता है घर का, तो फ्यूज है क्या, पहले तो एक सेफ्टी डिवाइस है भाई, जैसे अर्थिंग होता है हमारे घर में वैसे ही होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी तो एमसीबी यूज करते हो आप, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लेकिन ये भी एक टाइप का सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेक ही करता है। कैसे है सेफ्टी डिवाइस, जब भी एक्सेस करंट आता है, अनड्यूली हाई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हमें चाहिए 5 एम्पियर 15 एम्पियर, लेकिन उससे ज्यादा करंट अगर घर में आ जाए तो, जो आपके घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है वो बर्न हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है ये तो चीज कभी भी हो सकती है, तो आप क्या करोगे, फ्यूज वायर लगा दोगे, लाइव वायर के साथ कनेक्ट कर दोगे, जहां से भी घर में करंट एंटर करता है ना उधर स्टार्टिंग पॉइंट में। इससे क्या होगा कि जब भी हाई करंट घर में आएगा, अनड्यूली हाई करंट, तब ये जो मटेरियल है ना, ये फ्यूज वायर के जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये मटेरियल जो होता है वो एक अलॉय होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है मेटल्स का। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझो, जैसे ही करंट बढ़ेगा क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, चीज गर्म होती है ना, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट, लो। मेल्टिंग पॉइंट लो है तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, मेल्ट। और मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो क्या करंट आगे पहुंचेगा, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या होता है कि जब भी एक्सेस करंट आता है, तब ये जो हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पतला सा वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक। ओके, तो इससे जो अलग अलग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो आपके घर में है वो बच जाएंगे। ठीक है, यही था पूरा थियरी। अब थियरी तो कर ली, थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी तो करना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, तो अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स, इसके लिए थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ताकि पता चले कितना समझ आया और कितना नहीं आया। वैसे न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बनाया ही है हमने वैसे तो, सारे अनसॉल्व्ड टेक्सचुअल एक्सरसाइज के लिए, बट दिस वीडियो एज इट्स वन शॉट गोइंग ऑन, तो थियरी देख ली अपने। अब सारे जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो एक देख लेते हैं। वैसे कुछ ज्यादा हार्ड तो नहीं है, बट कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं ये समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 11.1, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb, C। क्या है भाई क्वेश्चन, एज यू नो द रूल्स कि भाई फॉर्मूला आनी चाहिए, ऐसा यूनिट आना चाहिए, तभी क्वेश्चन रीड करके आंसर बनेगा। क्या है गिवन, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स क्या है टाइम। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले तो ये देखो ऐसा यूनिट में है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, कन्वर्ट कर दो। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे क्या आएगा 600 सेकेंड। ओके, अब फॉर्मूला क्या है जिसमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी आती है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, पहली फॉर्मूला चैप्टर की। क्यू फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा आई टी, आई की वैल्यू है 0.5 और टाइम कितना है 600। ये पॉइंट निकालो तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30 इंटू 10 दैट इज 300, और चार्ज की यूनिट होता है कूलम। तो इतना
चार्ज फ्लो होगा। लेट्स क्विकली सी एग्जांपल 11.2। क्या है भाई क्वेश्चन? हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन मतलब वर्क डन डिफाइन करना है भाई, एनर्जी भी कहते हैं कभी कभी। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज कितना है 2 कूलम मतलब Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। चलो भाई, कौन सी फॉर्मूला है जो इन तीनों को कनेक्ट करती है? याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला होती है W बाई Q, दैट इज वर्क डन बाई चार्ज। इसमें से W का सब्जेक्ट बना लो, क्या आएगा V इंटू क्यू। वोल्टेज है 12, चार्ज है 2 कूलम, 12 टू द 24 और वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? अगर 220 वोल्ट का सोर्स है तो उसमें से कितना करंट चाहिए होगा हमें ताकि रेजिस्टेंस कितना हो? 1200 ओम। एक तो ये केस हो गया, दैट इज योर ए। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये तो क्या था? बल्ब का था ना भाई, अब हीटर की बात हो रही है, दैट इज बी पार्ट। हाउ मच करंट मतलब इधर भी क्या फाइंड करना है? करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट का है सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, रेजिस्टेंस है 100 ओम। भाई बोलो कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू, यार आई को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? V बाई आर। वोल्टेज है 220, रेजिस्टेंस है 1200, जीरो जीरो कैंसल, 260 जा 211 जा 11 बाई 60 और करंट है तो एम्पियर। बस यही तो फाइंड करना था, हो गया। इधर भी देख लो, वापस वही, सब ऐसा यूनिट में है, सीधा लगा दो ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा? V बाई आर। V है 220, रेजिस्टेंस है 100, जीरो जीरो कैंसल, 22/10 तो डायरेक्ट हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। एग्जाम्पल 11.4। क्या है क्वेश्चन? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना हो गया? 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ? अब समझो, कितना करंट हीटर को चाहिए होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के कितना हो जाए? 120 वोल्ट। ओके, क्या है क्वेश्चन? पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट, करंट था 4 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के 120 वोल्ट हो जाए तो करंट कितना होगा? ओके, सो अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहले है मेथड 1, तो पहले यहां से रेजिस्टेंस निकल सकता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं करूं तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाई आई। 60/4 क्या होगा? 60/4 15 ओम, रेजिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ पे भी देखो, ये इधर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस वही होगा ना इधर, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी लगा ओम्स लो। इसको V1 I1 नाम दे दो, इसको V2 I2 नाम दे दो। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, VR 2 है तो I2 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा? V2/R। वोल्टेज कितना है? 120, रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ से फाइंड किया 15। ओके, 8 जा हो गया 8 एम्पियर। ये तो एक। अब ध्यान से देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और ये कितना बढ़ रहा है? 60, 2 जा 120 होता है ना, तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बढ़ रहा है ना। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो करंट कितना हो जाएगा? नया, जो पुराना था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पुराना कितना था? 4।
2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर। लेट्स सी एग्जांपल 11.5। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। रेजिस्टेंस है 26, ठीक है। टेम्परेचर दिया है, कुछ जरूरत तो नहीं है वैसे। 20 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मूला थोड़ी है कोई टेम्परेचर वाली आपके पास। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। टेबल होगा तो किसका है रेजिस्टिविटी वो भी पता लग जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। देखो रेजिस्टेंस की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें रो एल और ये सब आता है, ये की है। ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स, 4 फैक्टर है, चारों सामने दिख रहे हैं। रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब रेडियस, रेडियस मतलब डायमीटर, मतलब उसका डबल ही तो होगा, और टेम्परेचर। ओके, तो यहां से रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस है हमारे पास, एल है हमारे पास, और ए नहीं है, तो आर बाई एल एज इट इज रखता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है इधर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आर बाई एल, ये रेडियस वाला आर है भाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो आर स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं हम d²/4। अरे बोलो यस सर, ठीक है। चलो, तो क्या अब डी की वैल्यू क्या है 0.3 मिलीमीटर। तो इसको पहले देखो, मिली का मतलब क्या होता है, मिली मतलब 10⁻⁻, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो मिली की जगह लिख दो 10⁻⁻3। मीटर 6, एल लेंथ है 1 मीटर, चलो वो भी ऐसा यूनिट में है। ये हो गया, ये हो गया, ये तो डन। डिवाइडेड बाई है 4, डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है भाई, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 0.3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ओके, अभी भी हमने सॉल्व नहीं किया है, देखो 26 इंटू 22 इंटू 0.3 का स्क्वायर क्या होता है 0.3 इंटू 0.3, और 10⁻³ का 3 टू ज़ा 6। ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या है 1, 7 और 4, 7 इंटू 4 कर दूं। अब क्या कैंसिल हो रहा है देखो, इसको कैंसिल करते हैं, 2 टू ज़ा 4 और 2 11 ज़ा, फिर 2 से इसको 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इतना हो गया। क्या बचा 13 इंटू 11 क्या होता है 143 इंटू ये 0.3 इंटू 0.3 मतलब 3/10, 3/10 मतलब 9/10, 10 ज़ा 100। आया ना समझ में, पॉइंट निकालूंगा तो डिवाइड बाय 10 जाएगा, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 100, 7 एज इट इज था, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10⁻⁻6। अब इसने कोई सॉल्व करना है आप। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है ना, अभी कुछ कैंसिल होगा नहीं, इसको अभी सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 143 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड 36, 7 38, 3 कैरी फॉरवर्ड 9 प्लस 3 1 2 8 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100 ऊपर 10⁻⁻6। 7 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा 7 1 ज़ा 7, 5 बचा 56, 2 बचा 21, ना बचेगा 1, 7 है ना, 6, इतना आ रहा है, चेक इट आ रहा है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.838 इंटू 10⁻⁻6। टेक्स्ट बुक में राउंड फिगर किया है तो 1.8, और ये 5 से बड़ा है ना, 1.84 राउंड ऑफ कर दिया 10⁻⁻6। क्या फाइंड किया रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या होता है ओम मीटर। ये हो गया आपका आंसर रेजिस्टिविटी 11.6। क्या है क्वेश्चन, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। चलो एक वायर है, वायर 1 कह देता हूं, इसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए,
एंड हैज अ रेजिस्टेंस, आर की तो वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? सुनो, अगर दूसरा कोई वायर है, वायर 2 नाम दे दो, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी, ये क्या है दोनों में सेम। हैविंग लेंथ l/2, इसकी लेंथ क्या है, इससे आधी, इसका 2 होता तो इसका 1, 4 होता तो इसका 2, जो भी l है तो l/2। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, बस इतना दिया है। फाइंड करना है रेजिस्टेंस, कैसे करेंगे? अब पहले ये सोचो दोनों में कॉमन क्या है, रेजिस्टिविटी। ऐसी फॉर्मूला जो इन सबको कनेक्ट करती है वो कौन सी है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ओके, तो यहाँ पे R की वैल्यू है 4, रो एल तो एल है, ए तो ए है, इक्वेशन 1 कह दो। और यहाँ पे भी कौन सी फॉर्मूला कनेक्ट करती है इन सबको, वही R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब R की वैल्यू तो पता नहीं है तो उसे R एज इट इज रख दो, रो तो रो है वो भी पता नहीं है, वेरिएबल ही है, R यूज हो गया, रो यूज हो गया। अब एरिया क्या है, 2a इटसेल्फ इज द एरिया, तो डिवाइडेड बाय 2a करोगे। और लेंथ क्या है, l/2, तो इधर क्या लिखोगे l, तो ये 2 आएगा नीचे, क्या बन जाएगा रो l, 2 2 जा 4, 4a। अब ऐसे क्वेश्चन हो ना, तब सीधा दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर दो। ये भी कर सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओ और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे जब रो आएगा तब रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख देना, तो भी वही होगा। और इसमें डायरेक्ट अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो 4/r, इसको इससे डिवाइड करना है, हाँ भाई, इज इक्वल्स टू, इधर क्या था रो एल अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या है रो एल अपॉन 4a। ओके, वापस लिख दो, इधर क्या लिखा है 4/r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब देखो ये डिवाइड में है ना, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो रो एल बाई 4a उल्टा हो जाएगा 4a बाई रो एल, रो रो कैंसिल, ए कैंसिल, एल कैंसिल, अरे सब कैंसिल हो गया क्या, क्या बचा 4, 4/r इज इक्वल्स टू 4, ऊपर मल्टीप्लाई में जाने तो क्या हो जाएगा, r इधर आ जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, डायरेक्ट कैंसिल करो तो भी चलेगा। और फिर 1 आंसर आता है, 0 मत ले आना, 4/4 आएगा 1, रेजिस्टेंस है ना भाई, तो ओम, बस हो गया। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ये क्या है, लैंप समझ लो, ठीक है, यही लैंप ऐसे बनाया होगा, बल्ब बना दो तो भी चलेगा। मैंने रेजिस्टेंस लिखा है तो रेजिस्टेंस का रजिस्टर ही शो करते हैं अपन, तो इलेक्ट्रिक लैंप रेजिस्टेंस इज 20 ओम, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, बस वो जो भी हो रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 4 ओम और 20 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट, यही होता है मैक्सिमम, दैट इज योर गिवन इन द फिगर। कैलकुलेट, फाइंड क्या करना है, द टोटल रेजिस्टेंस RT या R इक्विवेलेंट जो भी कह दो, और द करंट थ्रू द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट का करंट, मतलब टोटल करंट। अगर याद हो आपको तो टोटल करंट को हमने पहले से ही I नाम दिया है। और तीसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बीच का, कंडक्टर के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, इतना फाइंड करना है। क्वेश्चन इजी है वैसे। चलो, फर्स्ट थिंग इज टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा सीरीज है कि पैरेलल, क्या लग रहा है पे, सीरीज है कि पैरेलल। करंट फ्लो कराओ, लेट्स से यहाँ से जो करंट जा रहा है बैटरी से निकल रहा है, टोटल करंट आई, क्या वही करंट कंडक्टर से फ्लो होगा, यस और नो। और यहाँ से जैसे आई करंट जा रहा है तो वही करंट कहाँ से फ्लो होगा, लैंप। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक कैसा कनेक्शन हो गया बेटा, सीरीज कनेक्शन हो गया। अगर सीरीज कनेक्शन है तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको क्या कर दो, ऐड। कितने हैं, दो है, एक है RC, एक है RL, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 20, 4 + 20 24 ओम। ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सेकंड क्या फाइंड करना है,
करंट, टोटल करंट। अब देखो, जब भी टोटल फाइंड करना हो तो V इज इक्वल्स टू आई आर में अगर I टोटल है तो ये R भी क्या होगा, टोटल, और V भी क्या होगा, टोटल। तो टोटल वोल्टेज तो दिया है 6, करंट नहीं पता, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस तो फाइंड कर लिया ना 24। तो क्या टोटल करंट मिल जाएगा, इधर से I को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 24। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4 क्या होता है 0.25 एम्पियर। देखो तो भाई, क्या यही आंसर आ रहा है? आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड करना है तो वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस, उधर का करंट क्या होगा, अरे यही तो होगा 1/4, कोई अलग थोड़ी होगा, सीरीज कनेक्शन है भाई। यहाँ से जो करंट जा रहा है 0.25 एम्पियर वाला, वही यहाँ से जाएगा और वही यहाँ से जाएगा। ओके, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। देखो इसका वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट, तो इन दोनों का जो भी वोल्टेज आएगा उसको आप ऐड करोगे ना तो 6 वोल्ट बनेगा। तो चेक करने के लिए लास्ट में चेक कर लेंगे, बट अभी करंट है 1/4 और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है कंडक्टर का, 4, क्या आया 1, वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर क्या आया 1 वोल्ट। और अगर आपको ये अब ये कैलकुलेट ना करना हो यहाँ का वोल्टेज, तो 6 में से ये 1 माइनस कर दो, क्या आएगा, अरे यहाँ का वोल्टेज ही तो मिला ना भाई, 1 वोल्ट। तो यहाँ का क्या होगा, 6 - 1 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 + 1 6 हो गया ना। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। आप कहोगे सर ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, ऐसे करो, ठीक है तो वैसे करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस लैंप, तो वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, वही फॉर्मूला है। लेकिन आपको देखना यह है कि फाइंड क्या कर रहे हो आप। अगर इन दो पॉइंट के बीच का जो लैंप है उसका वोल्टेज फाइंड करना है तो वहां का करंट और वहां का रेजिस्टेंस, बस टोटल करंट या टोटल रेजिस्टेंस देखने का ही नहीं है। तो करंट वापस 1/4, देखो करंट है 0.25, बट लिया मैंने 1/4। कैलकुलेशन हमको देखना है ना अभी, कौन सा इजी होगा। टेक्स्ट बुक में तो कुछ भी करके दे देते हैं, उनको थोड़ी सोल्व करना है। क्या है रेजिस्टेंस 20, 20/4 क्या होता है, मेरे ख्याल से 5 होता है। देखो तो आ रहा है, हुआ 5 + 1 6, मतलब आंसर सही है। इन द सर्किट डायग्राम, पहले तो सर्किट डायग्राम बनाओ भी, फिगर 11.10। कहाँ कहाँ दे देते हैं सर्किट, क्वेश्चन के साथ देने में भी दिक्कत है इनको तो। चलो ऐसा कुछ है, इधर है R1, इधर है R2, नीचे है R3। चलो भाई थोड़ा डायग्राम देख लो आप, ये है बैटरी, फिर इधर है की, इधर है यम मीटर जो लगता है हमेशा सीरीज में, माइनस माइनस के साथ, प्लस प्लस के साथ। ये है आपकी की, प्लग की। अब और क्या क्या दिया है, R1, R2, R3, R1, R2, R3 दे दिया है आपको, दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा। इसका होता है वोल्टेज V, यहां से जो टोटल करंट जाता है वो होता है I। अभी देखते हैं क्वेश्चन। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव वैल्यूज। अब देखो R1 की वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी ना भाई, सबसे पहले R1 है तो 5, बाद में है R2 उसकी है 10 ओम, फिर है R3 जिसकी होगी 30 ओम। दिख रहा है सबको, रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी का वोल्टेज, मतलब टोटल वोल्टेज क्या हो गया 12 वोल्ट। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब समझो, मतलब कितने रजिस्टर है, 3, और तीनों किसमें है, पैरेलल में। किसने कहा, लिखा तो नहीं है पैरेलल में, लिखा है क्या, ना लिखा नहीं है, पता कैसे चलेगा पैरेलल में है। करंट फ्लो कराओ, यहाँ से जो करंट जाएगा आई, जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसको ए नाम दे दो, चलो ये ए और ये बी। जैसे करंट आई, करंट इस जंक्शन पे पहुंचेगा, क्या वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, हाँ। तो इसी तीनों पार्ट को नाम दे देता हूं मैं I1, I2 और ये I3। ओके, तो यहां से जो करंट जा रहा है, यहां से जो करंट जा रहा है और जो करंट यहां से जा रहा है, ये तीनों फाइंड करना है, तीनों, I1, I2 और I3। ये क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड करना है, बंद हो गया ये तो। टोटल करंट, अब ये देखो इंडिविजुअल हो गया, तो अब टोटल करंट क्या होगा, इन सबको प्लस कर दो तो भी मिल जाएगा।
और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस, इतना फाइंड करना है। देखते हैं सबसे पहले क्या फाइंड करना है, I1 I2 I3 फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। मेरा तो मन ये फाइंड करने को कर रहा है, तीनों रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ना भाई। पैरेलल है, क्या है, पैरेलल कनेक्शन, तो उसके लिए है ना फॉर्मूला मस्त रेसिप्रोकल वाली, 1/R इक्विवेलेंट मतलब R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, तीन ही है ना भाई, तो 1/R3, 1/R टोटल। अब R1 R2 R3 क्या है, 5 10 30, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लग रहा है, तीनों के टेबल में छोटे से छोटा नंबर कौन सा आएगा, 5 10 और 30 के बीच में क्या होगा, 30। क्यों भाई, अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 5 30 बन गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 10 3 30 बन गया। और 30 को तो 1 से ही करोगे ना भाई, तो 6 1 6, 3 1 3, 1 1 1, हो गया 1/RT। करो ऐड, 6 प्लस 3 प्लस 1, हो गया ना 10 बाई 30, 0 0 कैंसिल, 1/3। लेकिन हमें तो RT फाइंड करना है, 1/RT नहीं करना है। रेसिप्रोकल करो, इसका क्या होगा, 3/1 मतलब 3, तो 3 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा चीज क्या था, करंट। अब देखो V इज इक्वल्स टोटल करंट फाइंड करना है ना, V इज इक्वल्स टू IR होता है। अगर ये टोटल है तो करंट भी टोटल होगा और वोल्टेज भी टोटल होगा। टोटल वोल्टेज मतलब बैटरी का देखो भाई 12, करंट पता नहीं है, और बैटरी, अरे टोटल रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड किया 3 ओम। अब 3 ओम सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर आपको पता हो तो पैरेलल कनेक्शन में जो फॉर्मूला मिलती है आपको ये वाली, कहाँ गई ये, इसका मतलब क्या होता है कि पैरेलल कनेक्शन जब भी आप यूज करोगे तो उसमें से सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा। ओके, अगर आपने पैरेलल कनेक्शन वाला वीडियो देखा हो तो पता होगा कि पैरेलल कनेक्शन में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 से कम है, 5 से कम। और सीरीज होता तो जो सबसे बड़ा है, सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो सबसे बड़ा होगा, आंसर उससे भी बड़ा है क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, इधर रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हो। तो इधर क्या आएगा, आई को सब्जेक्ट बनाओ, 12/3, 3 4 जा 4 एम्पियर आ गया। अब देखो I1 I2 I3 तो आप फाइंड करने ही वाले हो, I1 I2 I3 तो फाइंड करने ही वाले हो। अब देखो और कोई रजिस्टर तो है नहीं, तो 12 का 12 वोल्ट किस पे जाएगा, क्रॉस ए बी। मतलब यहाँ अगर कोई वोल्ट मीटर होगा तो वो जब मेजर करेगा ना तो इन तीनों के बीच का वोल्टेज आएगा सेम, कितना, 12 वोल्ट। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ओके, दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन। अगर कोई और रजिस्टर होता तो डिवाइड होता ना, सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज तो भाई सेम ही रहता है ना। ये समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा। अब I1 I2 I3 फाइंड करना है, लगा दो भाई ओम्स लॉ, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। अब देखो V1 नाम नहीं दूंगा क्योंकि भाई एक ही है ना, वोल्टेज एक ही है 12 वोल्ट, V1 V2 V3 नाम देने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही V इज इक्वल्स टू I2 R, वैसे ही V इज इक्वल्स टू I3 R3, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने तीनों के लिए। V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू ये वाला I ये वाला R, V इज इक्वल्स टू ये वाला I ये वाला। डन डन, हाँ डन है। अब चलो I1 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा, V/R1। V की वैल्यू क्या है, टोटल वोल्टेज ही होगा ना 12 वोल्ट, और R1 क्या था, 5। ओके, तो 12/5 आ रहा है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कर दो, ये I1 है वैसे तो। ओके, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे इधर I2 क्या आएगा, V/R2, 12 कितना है 10, तो ये 1.2 हो जाएगा। 12/10 रखना है तो रखो, 12/10। ओके, तो इसको भी कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी बन जाएगा 10, ताकि तीनों को ऐड करे तो एलसीएम इजीली आ जाए। 12 2 24, तो ये 24/10 हो गया, 12/10 हो गया, और इधर I3 क्या आ जाएगा, V/R3
और V क्या है वापस 12, R3 क्या है भाई 30। ओके, तो 12/30 मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/T × 10, 3 4 जा 4/10 लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं? इसको 3 × 10 लिखा, 3 4 जा 12, 4/10 एम्पियर। अब देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, वैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो सबका आंसर सेम ही आएगा। डिवाइडेड में सब में क्या रखा है मैंने 10। अब तीनों को ऐड करो ना तो ये टोटल करंट ये था ना 4 एम्पियर, ये आना चाहिए। देखो आ रहा है। टोटल करंट क्या होता है हमने वैसे फाइंड तो कर लिया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए I1 + I2 जस्ट टू वेरीफाई। I1 क्या है 24/10, ये भगवान सही आ जाए। ये क्या है 12/10, ये क्या है 4/10। एलसीएम क्या आएगा 10 ही तो आएगा, भी सेम है। 40/10 मतलब क्या हो गया 0 0 कैंसिल, 4 एम्पियर। टोटल करंट आ गया 4 एम्पियर। इन फिगर 11.12 वापस बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है बना लेते हैं। ऐसा कुछ है, 2 रजिस्टर ऊपर है, इधर है एमीटर, इधर नीचे 3 है भाई, ये 1, ये 2 और ये 3। डन है भाई। इधर है की है, और फिर है बैटरी का नेगेटिव, कुछ सेल है, और फिर पॉजिटिव है ऊपर। ओके, ये है R1, इधर है R2, R3, R4 और R5। ये है कि ये है मीटर का नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। डन है। इधर होगा टोटल वोल्टेज, यहां से निकलेगा वो टोटल करंट। अब क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, इफ इन फिगर, दैट इज द फिगर R1 10 ohm, R2 40 ohm, R3 30 ohm, R4 20 ohm और R5 60 ohm एंड अ 12 वोल्ट बैटरी। क्या है भाई 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। अब आपको देखना है ये अरेंजमेंट सीरीज है, पैरेलल है कि दोनों का कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट फाइंड करना है भाई। टोटल रेजिस्टेंस वो तो तब फाइंड करोगे ना जब पता चलेगा कि सीरीज है कि पैरेलल है कि कॉम्बिनेशन है। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और टोटल करंट फाइंड करना है। बस दो ही चीजें फाइंड करनी है। कैसे करोगे देखो, करंट फ्लो कराओ पहले, करंट तो फ्लो कराओ। अब यहां से जो करंट जा रहा है, टोटल करंट जो निकल रहा है आई, क्या वो जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तब क्या वो दो ही पार्ट में डिवाइड होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ आके ये करंट वापस मिलेगा भी और वही करंट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे का मत सोचो, लेकिन ये दो पार्ट में जब करंट डिवाइड हो रहा है और वापस मर्ज होके आगे जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई पैरेलल में हो गए ना। तो इन दो की जगह अगर एक लगाना हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे पैरेलल की, वही तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वापस समझो, अगर आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 5 पांचों पैरेलल में है तो आप गलत सोच रहे हैं। करंट दो ही में तो डिवाइड हो रहा है, इधर इस पॉइंट से करंट दो ही में डिवाइड हो रहा है, तो ये दो पैरेलल में है। ओके, तो दो की जगह एक लगाना हो तो उसका वैल्यू पैरेलल की फॉर्मूला से मिलेगा। देखो आप 1/R डैश नाम दे देता हूं इसको। R1 और R2 पैरेलल में है, अरे वो तो पक्का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा R1 और R2 1/10 प्लस, इधर क्या है 40। एलसीएम लो तो क्या आएगा 40 तो आएगा, 10 4 जा 4 + 1 5, 5/40, 5 8 जा 1/8। ओके, तो R डैश क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करो, 1/R डैश का R डैश, 1/8 का 8/1। ये क्या मिला मुझे, अगर दो की जगह एक लगाना हो ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका मिला। तीन की जगह एक लगाना हो, यहाँ ये करंट जब यहाँ पहुंचेगा ऐसे घूम घूम के इस पॉइंट पर, तो क्या ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है? बोलो हाँ, हो रहा है ना। अब तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे आके मिल जा रहा है और चला गया आगे बैटरी के नेगेटिव में। तो ये करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों क्या है करंट डिवाइड हो रहा है, तो R3 R4 और R5 पैरेलल में।
ओके, तो अगर पैरेलल में है तो आप पैरेलल वाली फॉर्मूला लगाओ, R3 1/R4 प्लस 1/R5, इसको नाम दे देते हैं R डबल डैश। ओके, 3 की जगह 1 लगाना है ना हमें, 30 20 60 रखो वैल्यू, 30 20 और 60, क्या आएगा भाई एलसी है, 60 तो आएगा, तीनों के टेबल में आता है। 32 जा ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, 23 जा ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई, अरे हाँ, और 61 जा ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई, तो 1/R डबल डैश क्या हो जाएगा 60 और ऊपर 6, तो 1/10 हुआ, 6 10 60, तो R डबल डैश क्या होगा 1/10 का रेसिप्रोकल 10 ओम। तो ये क्या हो गया, ये क्या आंसर मिला क्या हमें ना, आंसर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस टोटल निकालना है। अब अगर आप सर्किट देखो दूसरी बार बनाओगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा था ना, ये वाला पार्ट बना रहा हूं मैं, तो अब एक ही तो रजिस्टर है, कौन सा आर डैश, जिसका वैल्यू है 8 ओम, और फिर यहाँ से जो करंट नीचे गया फिर एमीटर में गया, फिर यहाँ से जो 3 रजिस्टर थे उसकी जगह अब एक ही लगाओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड तो कर लिया, तीनों का काम एक ही कर रहा है, जिसका वैल्यू क्या है 10 ओम, क्योंकि इक्विवेलेंट तो वही है, इसका नाम था आर डबल डैश। अब देखो, क्या जो करंट यहाँ से जा रहा था, क्या वही करंट घूम घूम के यहाँ से जाएगा, अब भले दिख रहा है पैरेलल लेकिन करंट सेम है तो क्या कहोगे, सीरीज के पैरेलल, बताओ, करंट सेम है तो सीरीज कहो। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, सीरीज में क्या होता है सीधा एडिशन, तो आर टोटल क्या होगा आर डैश प्लस आर डबल डैश, इसका वैल्यू है 8, इसका वैल्यू है 10, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया भाई, देखो तो 10 + 8 18 हो गया। अब कुछ नहीं है, मेन काम तो हो गया खत्म, फाइंड करना है टोटल करंट। अरे टोटल करंट जब भी तो फाइंड करते हैं तब ओम्स लॉ ही तो यूज करते हैं ना, तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, अगर आई टोटल है तो V भी टोटल होगा और R भी क्या होगा टोटल, आई को सब्जेक्ट बनाओ क्या आ जाएगा V/R, अरे यही तो है सारे क्वेश्चन में। टोटल वोल्टेज मतलब बैटरी का कितना है, इधर दिख रहा है 12, और रेजिस्टेंस का टोटल है तो 18 है ना, टोटल ये है बेटा, ये या ये टोटल नहीं है, ये इन दोनों का टोटल है, ये तीनों का टोटल है, सबका टोटल 18 है भाई, 18 ओम है भाई, ये क्या हो गया इधर ओम है। ओके, क्या लग रहा है दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं मेरे ख्याल से, 6 2 12, 6 3 18, तो 2/3 एम्पियर हो। इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ, एक इलेक्ट्रिक आयन है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितनी रेट से, अब आप कहोगे 40 वॉट, अरे भाई तो यह एनर्जी है रेट है कि क्या है, ये क्या है बेटा वॉट, वॉट किसका यूनिट होता है पावर का, और वैसे ही आपको क्या दिया है एनर्जी एट अ रेट ऑफ, एनर्जी बाय टाइम पावर ही तो होता है, मतलब ये पावर दिया है, कुछ नहीं समझ आया तो यूनिट तो पता है ना आपको पावर का, वॉट होता है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग कब है मैक्सिमम रेट से हीटिंग हो रहा, हीटिंग, ओके, एंड 360 वॉट, और पावर होगा 360 वॉट जब हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, जब हीटिंग क्या होगा मिनिमम रेट से, तो वोल्टेज इज 220, तो वो तो दोनों में क्या है 220, 220, इतने में ही हम खत्म करेंगे इसको। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, यहाँ का करंट किया होगा और रेजिस्टेंस किया होगा, और यहाँ का करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी क्या वही यहाँ पे यूज होगी, जो चीज यहाँ पे गिवन है मतलब पावर और वोल्टेज, क्या वही फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है, तो एक मैं करूंगा एक आप करोगे, इसको नाम दे देते हैं केस 1 और ये केस 2। कैसे करेंगे भी, करंट फाइंड करना है, पावर और वोल्टेज पता है, तो भाई हमारी यूनिवर्सल फॉर्मूला वोडाफोन आइडिया, P इज इक्वल्स टू VI, पावर अगर फाइंड करना है करंट तो सब्जेक्ट बना लो, क्या आ जाएगा सब्जेक्ट बनाओगे तो डिवाइड में जाएगा ना, या V, P/V। अब पावर है 840, वोल्टेज है 220,
जीरो जीरो कैंसिल, 11 टू जा, और 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 42/11 आ रहा है। देखो तो बच्चों क्या सही है, 11 3 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 11 3 जा, हम देखना 3.82 आ रहा है। तो ये तो हो गया इसका करंट ये वाला। अब फाइंड करना है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास V भी है और I भी है ना। तो V इज इक्वल्स टू आई आर यूज करो तो भी मिल जाएगा। यहाँ से R को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा, V/I। ठीक है, ओम्स लॉ यूज करना है भाई, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा अगर कुछ दिमाग ना काम करे। 220 डिवाइडेड बाय करंट कितना है, 42/11। अभी देखो यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोग नहीं बच्चे गलती करते हैं। 42/11 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 11/42। सही है, सही है, सही। अब देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 2 0 जा 0, क्या होगा 11, 11 जा 1 2 1 0 अपॉन 21। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या है देखो, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड। कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है भाई, 100 जूल हर सेकंड, मतलब टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड। अरे हुआ कि नहीं, इन 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस, अब हीट देखो, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीट आता है, मतलब वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर याद हो तो आपको क्या फॉर्मूला थी, H इज इक्वल्स टू I²R T। एच टी आर है, एच टी आर है, तो क्या यहां से V चाहिए हमें, और इधर तो I मिल रहा है। तो क्या हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे, करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें V चाहिए, हमें I नहीं चाहिए। तो V चाहिए तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या V/R लिख सकते हैं। अरे ओम्स लॉ ने तो कहा है V इज इक्वल्स टू IR रख दो, तो अगर I हो तो उसकी जगह V/R रख दो, यही तो है ओम्स लॉ। I² की जगह क्या आएगा, V²/R², स्क्वायर है ना भाई, ऊपर नीचे लगेगा, R इंटू टी, एक एक R कैंसल, नई फॉर्मूला बन गई भाई हीट की, V²/R, R² नहीं है भाई, इंटू टी। V, R और T ही चाहिए हमें, और V, अच्छा इधर से V फाइंड करना पड़ेगा ना। तो V को सब्जेक्ट बनाओ, V² को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा H, मल्टीप्लाई में जाएगा R, डिवाइड में जाएगा T। तो V क्या हो जाएगा, V² ही फाइंड कर लेते हैं ना पहले। क्या है H की वैल्यू 100, अरे मार्कर खत्म होने आए, जल्दी देखो, इसका वैल्यू है 4, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। 100 4 जा 400, क्या 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इस तरफ भी स्क्वायर है ना भाई, तो 20 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अगर V² 20² है तो दोनों का रूट क्या होगा, V² का V, 20² का 20, और 400 का डायरेक्ट रूट निकालो तो भी क्या होगा 20। तो ये क्या हो गया 20 वोल्ट, वोल्ट फाइंड करना था, हो गया। क्या देख यूज किया हमने, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो भैया जी पहुंचते हैं वीडियो के अंत पे, बचे हैं सिर्फ दो एग्जाम्पल, 11.12 और 11.13। पढ़ता हूं पहले 11.12 का प्रश्न, क्या कहता है, अब तो थक गया भाई। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, जनरेटर है 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, वोल्टेज दिया ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट इज 0.50 एम्पीयर। यही तो नहीं मजा आता, इसको जल्दी से रेशियो में कन्वर्ट कर दो, 50/100 हुआ ये, है ना भाई, 0.50 मतलब 50/100, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 5/10, मतलब 1/2 एम्पियर। डायरेक्ट हो रहा था, फिर भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आता ना बेटा, इसलिए वो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए है, जो ओवर स्मार्ट है वो तो देखेंगे भी नहीं ये वीडियो। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, अरे देखो
ऐसी फॉर्मूला जिसमें P आ रहा हो, V आ रहा हो और I आ रहा हो, सीधा चमकना चाहिए। P इज इक्वल टू VI, V है 220 और करंट था 0.50, लेकिन हमने उसे बना दिया 1/2। कितना इजी हो गया, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, क्या बचा 110 वाट। इलेक्ट्रिक जनरेटर रेटेड 400 वाट। जनरेटर का पावर रेटिंग है 400 वाट पावर दिया है। ऑपरेट्स 8 आवर अ डे। अब समझो 8 आवर्स पर डे। ओके, ये टाइम है, कितना टाइम, एक दिन का 8 घंटे चालू रहेगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर, मतलब कॉस्ट फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट मतलब रुपीज का, रुपीज फाइंड करेंगे हम। टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, मतलब अगर ये टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ 30 डेज। समझो अगर 30 दिन, एक दिन में 8 घंटे चालू रहता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चालू रहेगा पहले तो वो देख लो। मतलब 30 दिन के लिए अगर ये चालू रखो तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी का रेट क्या दिया है, ₹3 पर किलो वॉट आवर। में तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी दे दी गई है, उलट पुलट होकर दे दी गई है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। पावर है 400 वोट। ओके, एक दिन में आप 8 घंटा यूज कर रहे हो उसे, और 30 दिन, पहले तो ये फाइंड कर लो 30 दिन में कितना होगा। अब देखो अगर एक दिन में आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 8 घंटा यूज कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज 30 दिन में कितना होगा। ये पापा आ गए बीच में वीडियो खराब करने। तो यहाँ पर लॉक बंद करें, तो उन्होंने क्या है तुम्हारे को उठा लिया, हम तो बोलते हैं ये करते हैं आप पूजन पर तो उम्मीद है आप मानोगे। और बंद कर देते चलो भाई वापस आ जाते हैं। एक दिन में 8 घंटे अगर यूज कर रहे हो तो 30 दिन में कितना होगा, 30 × 8, तो 240, अरे 40 है, 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 घंटा, 240 घंटा होगा। अब देखो ये हो गया टोटल टाइम। अब ये कुछ देखना नहीं है, टोटल टाइम मिल गया ना भाई। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप एक महीने में 240 घंटा चालू रखना। ठीक है, अब भाव क्या है, भाव इतना है कि अगर 1 किलोवाट आवर मतलब एनर्जी होता है, 1 किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, 1 किलोवाट आवर अगर यूज कर रहे हो तो सीधा लगेगा 3 रुपया। तो अगर कॉस्ट फाइंड करना है पूरे महीने का, तो एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी ना पूरे महीने की। ये समझ आया कि नहीं, तो कॉस्ट फाइंड होगा। अब देखो आंसर, आंसर ही था वैसे तो। अब किलोवाट आवर में हमें एनर्जी चाहिए, ओके, और पावर, ये पहले किलोवाट में कन्वर्ट करो भाई, क्योंकि किलोवाट आवर चाहिए ना। टाइम तो देखो आवर में है, तो पावर भी किलोवाट में होगा। तो क्या करें हम, 1000 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा किलोवाट, जीरो जीरो कैंसिल, 4/10 किलोवाट, ये हो गया पावर। अब पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी तो फाइंड करनी है ना भाई, तो एनर्जी को फाइंड करने के लिए पावर होगा किलोवाट में और टाइम चाहिए आवर में, क्योंकि ये रुपीस जो है उसी के अकॉर्डिंग दिया है। पावर कितना है, लास्ट क्वेश्चन है ना भाई, चलेगा थोड़ी देर। पावर है 4/10, नहीं करेंगे 0.4, काहे करें, फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल टाइम कितना है 240, जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है ना मस्त, 24 4 जा बोलो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 96 किलो वॉट आवर। अब ये आप ही बताओ, अगर 1 किलोवाट आवर का रुपया होता है 3, तो 96 किलोवाट आवर
का रुपया कितना होगा। मल्टीप्लाई करोगे ना भाई क्रॉस, इसको रुपीज है ना भाई, रुपीज है तो ऐसे लिख दो रुपीज। अभी रुपीज लिख दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे ऐसे, और फिर आंसर आ जाएगा ऐसे ऐसे 96 इंटू 3। रुपीज है ना भाई, तो ऐसा कुछ सिंबल होता है ना रुपये का। 96 थ्री जा 6 थ्री जा 18, और 27 + 1 28, 288 रुपीज। Physics works.